तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन सदैव आपके लिए में। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आई हूँ। तो मैंने जैसे आपको वादा किया था कि मैं आपको 6 महीने के करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाऊँगी, जिनमें भी मैं आपको नेशनल अलग पढ़ाऊँगी, नेशनल करंट अफेयर्स के अलग क्लासेस होंगी और राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासेस अलग होंगी। तो नेशनल करंट अफेयर्स में मैंने आपको जनवरी के करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाए हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लगभग 53 क्वेश्चन उसमें डाले हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार भी देखते हो तो वो आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बार बार मैंने वहाँ पे भी रिवीजन करवाया। और प्लीज़ दोस्तों, आप अपना रिवीजन बनाए रखें, क्योंकि जब अब जो भी एग्ज़ाम होंगी वो जुलाई के बाद ही होंगी, तो अगस्त से एग्ज़ाम्स होंगी। तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स करंट में आता है, तो इसलिए मैंने जनवरी से करंट अफेयर्स स्टार्ट किया है। तो वो वीडियो भी आप सबने बहुत पसंद किया था, इसलिए आज मैं आपके लिए राजस्थान जीके की क्लास, राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेके आई हूँ दोस्तों। तो जो राजस्थान का 2019 और 20 का बजट है, हाँ, यहाँ पे हम वो वाला बजट पढ़ेंगे, क्योंकि बजट में से हर साल हर एग्ज़ाम्स में 2-3 क्वेश्चन तो दोस्तों आते ही हैं। तो बजट मैंने बहुत कम शब्दों में आपके लिए पेश करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, आगे आगे करके ना देखें। तो मैंने खुद ने ही बहुत कम बनाया है, क्योंकि मैं खुद ही बहुत रिसर्च के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वही आपके लिए तैयार करती हूँ। तो प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा आज का वीडियो। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, राज्य बजट, सबसे पहले तो देखो दोस्तों, एक केंद्रीय बजट होता है ना, और एक होता है राज्य बजट। तो केंद्रीय बजट तो सारे देश का होता है, और जो राज्य बजट होता है वो हर एक राज्य अपने अपने राज्य के लिए 1 साल के लिए पेश करता है ना। तो जैसे ही हमारे राजस्थान राज्य में भी राजस्थान का राज्य बजट आया है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि राज्य बजट संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है। तो राज्य बजट संविधान के अनुच्छेद 202 में आता है दोस्तों। कौन से अनुच्छेद में? 202 में। तो उधर दोस्तों मेरी पॉलिटी की क्लासेस चल रही है, जिसमें मैं आपके साथ ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करती आई हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ पॉलिटी उधर मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। प्लेलिस्ट में आपको सारी मिल जाएगी पॉलिटी, तो आप उधर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, राज्य का बजट अनुच्छेद 202 में आ गया। तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताओगे कि केंद्रीय बजट संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है, ये आप मुझे बताओगे। अब देखते हैं, एक वित्तीय वर्ष के बजट होता क्या है। बजट होता है एक वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा। एक वित्तीय वर्ष के, देखो दोस्तों, पहले बजट आता था लगभग 1 मार्च को आता था पहले बजट, है ना। लेकिन जब से हमारी नई सरकार आई है, पहले देखो, जो अगर बजट जब तक आता है, देखो ये होता है संविधान में कि अगर बजट से पहले 1 साल से पहले अगर राशि हमारे पास ख़त्म हो जाती है, तो बजट आने से पहले 1 मार्च को बजट पेश होता है। लगभग 1 महीने तक संसद में और विधानसभा में उसका डिस्कशन चलता रहता है। तो फिर हमें बजट प्राप्त कब होता है? बजट लगभग हमें मई तक प्राप्त होता है दोस्तों। तो बजट आने से बजट प्राप्त होने तक बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है उस समय भी। तो उस समय जो पैसे हमें प्राप्त होते हैं वो हम लेखानुदान से प्राप्त करते हैं। एक टर्म है दोस्तों, बस आप इतना याद रख लीजिएगा कि लेखानुदान क्या होता है। बजट आने से पहले, है ना, अगर गवर्नमेंट के पास पिछले बजट के पैसे ख़त्म हो जाए और उन्हें ज़रूरत है अभी पैसों की, तो पैसे तो बजट आने के बाद, बजट कंप्लीट होने के बाद सैंक्शन होते हैं। तो उतने दिन पैसे कहाँ से आएंगे? तो संसद में लेखानुदान प्रस्ताव पास किया जाता है और उसके द्वारा गवर्नमेंट को पैसे प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, बजट क्या होता है? बजट होता है एक वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा। मतलब 1 साल में बजट लगभग 1 मार्च से अगली साल तक पेश किया जाता है। तो मतलब 1 मार्च से लेके अगले 1 मार्च तक होता है बजट। तो इस 1 साल में आय कितनी हुई है और व्यय कितनी हुई है, इसका संपूर्ण लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। मतलब आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। देखो, हर स्टेट में और हमारे केंद्र का वित्त मंत्री होता है। तो हमारे राज्य में इस बार वित्त मंत्रालय स्वयं सीएम के पास में है, अशोक गहलोत जी के पास में है इस बार वित्त मंत्रालय। कुछ आंकड़े मैंने यहाँ पे पेश किए हैं। ये आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस अपने नॉलेज के लिए थोड़ा सा इसे देख सकते हो दोस्तों। कुल अनुमानित व्यय कितना था इस बार का, मतलब ये 1 साल का राज्य का अनुमानित व्यय दे रहे हैं दोस्तों। इसमें जैसे 2,32,94,401 लाख रुपए तो हमारे खर्च
कुल खर्च हुए हैं, ठीक है। अब कुल राजस्व व्यय कितना था, 1,91,01,960 रुपये लगभग हमने राजस्व व्यय में खर्च किए हैं। प्राप्त हमें कितने हुए हैं, राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है हमारी, 1,64,463 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं। तो ऑब्वियसली राजस्व घाटा हुआ है दोस्तों, क्योंकि देखो व्यय तो जा रहा है कितना, 1,91,00,000 रुपयों में, है ना, और प्राप्त कितने हो रहे हैं, 1,64,00,000 रुपये, है ना। तो घाटा हो गया ना, तो लगभग 27 लाख रुपए का, 27,01,497 रुपए का लगभग हमें घाटा हुआ है। राजकोषीय घाटा कितना है हमारा, राजकोषीय घाटा है 32,61,834। सिर्फ एक यही चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है दोस्तों कि हमारा राजकोषीय घाटा कितना है इस साल का, 32,67,834 रुपए, जो हमारी GSDP का लगभग 3.19% है। कितना है, 3.19%। और ये कोई से भी आंकड़े हमसे एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे, अगर पूछ सकते हैं तो एक राजकोषीय घाटा पूछते हैं। राजकोषीय घाटा दोस्तों 3+ और 3- में होना चाहिए। ये मतलब इतना अगर है तो लगभग हमारा जो इकोनॉमी है वो संतुलन में चल रही है। 3+ मतलब 3 से 4 तक, है ना, और या फिर 3 से 2 तक, है ना, इनमें ही होना चाहिए, इनसे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर इतने में है तो संतुलन में है। तो हमारा कितना है, 3.19। तो अभी हमारी इकोनॉमी लगभग संतुलन में चल रही थी, लेकिन अब तो कोरोना आ गया है, तो ऑब्वियसली इस बार तो सबको ही पता है घाटा बढ़ेगा। वो हम अगले बजट में डिस्कस करेंगे, जब अगली साल का बजट आएगा तब हमें पता चलेगा कि इकोनॉमी कितनी हमारी डाउन गई है। तो बस आपको यहाँ पर इतना सा पढ़ना है, ये बस मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिए हैं कि कितने का व्यय क्या होता है। इतना सब आपको नहीं पढ़ना, ना ही डाटा याद होता है किसी को। अब मैं आपको बताऊंगी कि बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट योजनाएं आई थी। किसानों के लिए क्या आई, पशुओं के लिए क्या आई, चिकित्सा में क्या आई, तो वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि योजनाएं पूछते हैं दोस्तों एग्जाम में, है ना। तो देखो, सबसे पहले कृषक कल्याण कोष की स्थापना एक की जाएगी। क्या नाम है, कृषक कल्याण कोष। इसे K3 भी बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें 3 बार क्या आ रहा है ना, कृषक कल्याण और कोष, है ना। इसकी स्थापना बजट में करने का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की ओर कदम उठाने के लिए, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने सुना है आज तक कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, व्यवसाय को सरल बनाने के उपाय, है ना। तो उसी की तर्ज पे लाया गया है ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की ओर कदम, मतलब हमारी कृषि व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई है। 1,000 करोड़ रुपए का पहला कृषक कल्याण कोष। अब तक इसके लिए कितने पैसे रखे गए हैं, 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है। ये इसके लिए राशि दी गई है। K3 कोष किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु लाया गया है। अब देखो K3 का उद्देश्य क्या है, K3 का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। अब दोस्तों क्या होता है, किसान यहाँ पे फसल उगाते हैं और वो लोग बिचौलियों को बेच देते हैं, फिर बिचौलिए उन्हें ले जाकर बड़ी बड़ी कृषि मंडियों पे बेचते हैं। तो किसानों से बिचौलिए बहुत कम कीमत में खरीदते हैं और आगे जाके बहुत ज़्यादा कीमत में बेचते हैं। तो किसान हमेशा घाटे में ही रहता है दोस्तों। तो सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि किसानों से लेके बड़ी बड़ी जो कृषि मंडियां हैं उनके बीच की जो चेन है ये ख़त्म हो जाए और डायरेक्ट कृषि मंडियों तक अपनी फसल बेच पाए। ऐसी ही कुछ व्यवस्था कर रही है ताकि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। तो आपसे बस इतना पूछा जा सकता है K3 को, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे, 4 कोटेशन अगर देना चाहें तो कितने करोड़ की राशि की गई है और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। दूसरा है प्राकृतिक खेती। नारा है खेतों में जान तो सशक्त किसान। देखो, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बार के बजट में प्रावधान किया था। तो इसके लिए सबसे पहले तो सरकार ने एक नारा दिया था, खेतों में जान तो सशक्त किसान। अगर खेतों में जान होगी तो किसान सशक्त होगा। इसमें क्या किया गया है, कृषि की लागत को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया है। देखो, कृषि लागत को कम करने के लिए पहले के लोगों की क्या होती थी, कृषि लागत तो होती थी कम और उपज थोड़ी हो जाती थी ज़्यादा। कृषि लागत तो 0 ही होती थी उनकी, क्योंकि सारे काम वो हाथ से ही करते थे, मशीनों से कुछ होता ही नहीं था, है ना। तो अभी भी सरकार वापस से प्राकृतिक खेती की ओर लौटना चाहती है, जिसमें किसानों की जो लागत है वो बिल्कुल कम हो जाए और हमें प्राकृतिक कृषि मिले। अब 0 बजट नेचुरल फार्मिंग इसमें कहा गया है कि 0 बजट पर मतलब हमारा खर्चा कुछ भी नहीं हो और हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे, मतलब प्राकृतिक कृषि करेंगे। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, कम सिंचाई,
और प्राकृतिक खाद, जितनी आज सिंचाई हम करते हैं उससे कम सिंचाई पे कृषि करेंगे, और कृषि में जो आज की रासायनिक खाद है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, केवल प्राकृतिक खाद का ही प्रयोग करेंगे, है ना। तो ये योजना अभी दोस्तों सिर्फ इसलिए कि कहाँ सफल होती है कहाँ सफल नहीं होती है, एक बार कितनी सफलता इसको मिलती है, तो अभी सिर्फ बांसवाड़ा, टोंक और सिरोही के कुछ जिलों में ये योजना भी लागू की गई है। तो अभी एक बार दोस्तों सरकार इसको देखेगी कि इसके रिजल्ट कैसे आते हैं। अगर ये सफल होती है तो आगे सारे देश मतलब सारे राजस्थान में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। अब कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम, अब इस बजट में सरकार क्या ला रही है, कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम लाई है। अब क्या होता है कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम, किसानों को आधुनिक तकनीकों को सरल रूप में किसानों तक पहुंचाने हेतु कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम का निर्धारण किया गया। देखो उद्देश्य क्या है किसान ज्ञान धारा कार्यक्रम लाने का, कि जो आधुनिक से आधुनिक कृषि की टेक्निक्स है कृषि करने की, उनको सरल से सरल रूप में किसानों तक पहुंचाया जाए, इसलिए किसान ज्ञान धारा कार्यक्रम का निर्माण किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा, मेले लगाए जाएंगे, गोष्ठियाँ बनाई जाएंगी, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। इसके द्वारा किसानों को मतलब मॉडर्न कृषि की तकनीकों का ज्ञान दिया जाएगा, और इसमें 2000 करोड़ रुपए इसमें व्यय करने का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है। अब किसान सेवा पोर्टल, किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह मिल सके, इसके लिए किसान सेवा पोर्टल बनाया गया है। और इसके लिए किसान सेवा पोर्टल के माध्यम से किसानों को सभी जो सेवाएं हैं वह ऑनलाइन प्राप्त हो सकेंगी। ये एक पोर्टल है दोस्तों, एक ऐप है जिसमें किसानों को जो सारे लाभ होते हैं वो एक ही जगह मिल जाएंगे, और ये ऑनलाइन किसानों को मिलेंगे, है ना। तो ये हो गया दोस्तों किसानों से संबंधित 3-4 चीज़ें आई हैं। एक तो कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम का निर्माण किया जाएगा, और किसान सेवा पोर्टल लाया जाएगा। अब देखते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। दूसरी है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसमें क्या होता है दोस्तों, नहीं है दोस्तों, ये पेज यहाँ पे शायद कॉपी ढंग से नहीं हुआ, पर मैं आपको समझा दूंगी, बोल दूंगी, आप समझ जाना, लिख लेना इसको। ये लिखा हुआ है मुख्यमंत्री कन्यादान कोष। इसमें है पात्र SC ST और OBC और BPL वर्ग की कन्याएं। कौन कौन पात्र होंगी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का नाम है। इसमें पात्र होंगी SC ST और OBC, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अल्पसंख्यक वर्ग की जितनी भी पिछड़े BPL परिवारों की बालिकाएं हैं वो इसकी पात्र होंगी। इसके लिए क्या किया जाएगा, 21,000 की राशि, 21,000 रुपये की सहायता राशि हथलेवा के रूप में कन्याओं को दी जाएगी। हथलेवा मतलब उनकी शादी के लिए दी जाएगी दोस्तों। कितनी राशि देगी गवर्नमेंट, 21,000 रुपये की राशि देगी। ठीक है। और इसमें क्या होगा, पात्र बालिका क्या होगी, 8वीं पास होना ज़रूरी है। तो एक तरह से देखो, एक तो उनका संबल किया जा रहा है गरीब लोगों का, और दूसरा शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि अगर बालिका 8वीं पास नहीं हुई तो सरकार उसको 21,000 रुपये नहीं देगी। ठीक है। तो ये है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मैंने सारी लाइन्स बता दी हैं, आप लिख लेना दोस्तों। शहीदों हेतु क्या किया गया है दोस्तों, शहीदों हेतु शौर्य पदक विजेता और शहीदों के आश्रितों हेतु एक योजना लाई गई है, जिसमें अगर कोई शहीद होता है या फिर शौर्य पदक का विजेता है तो उसे, यहाँ लिखा हुआ है देखो शहीदों हेतु, यहाँ लिखा हुआ है शौर्य पदक विजेता और शहीदों के आश्रितों हेतु क्या किया जाएगा, 25 बीघा जमीन दे दी जाएगी अथवा 25 लाख रुपए दे दी जाएंगे। क्या दे दी जाएंगी, या तो 25 बीघा जमीन या फिर 25 लाख रुपए। ये हमारे बजट में व्यवस्था की गई है। ठीक है। दूसरी है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की स्थापना की जाएगी। क्या नाम लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी, जयपुर में की जाएगी दोस्तों इसकी स्थापना। और इसमें किया क्या जाएगा, इसमें बाल साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने हेतु उनकी अकादमी का निर्माण हेतु इस अकादमी का निर्माण किया जाएगा। बाल साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने हेतु इस अकादमी का निर्माण किया जाएगा। इसमें और ज़्यादा साहित्य की रचना करें, मतलब उनको मोटिवेट करने हेतु इस अकादमी की रचना की गई है। इसमें मतलब उनकी प्रदर्शनियाँ लगवा देंगे या फिर उनको इनाम वगैरह दे देंगे। ये सब करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की स्थापना की जाएगी। अब देखो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, ये क्या है, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा, जोधपुर में खोला जाएगा यह विद्यालय।
और ये तो आप याद रखना कि इस बार के बजट में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया है। तो वो कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? जोधपुर में खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप याद रखना। इसके अलावा आवारा पशुओं हेतु प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशालाएँ खोली जाएंगी। जो भी आवारा पशु घूमते रहते हैं उनके लिए दोस्तों प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशालाएँ खोली जाएंगी। क्या शालाएँ खोली जाएंगी? अब है कुसुम योजना। कुसुम योजना क्या है दोस्तों? कुसुम योजना है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, शायद पिछले बजट में लेके आई थी गवर्नमेंट, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, ये लिखा हुआ है कुसुम योजना। किसानों को कुसुम योजना के तहत सोलर पंप सेट प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत किसानों को क्या दिया जाएगा? सोलर पंप सेट प्रदान किए जाएंगे, है ना, जिससे क्या होगा कि बिजली कम खर्च होगी और वो सोलर पंप सेटों का उपयोग करेंगे, है ना, और ऊपर से ऊर्जा वो बना भी पाएंगे। अब 2022-23 के लिए रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ये हमारे पहले कोई नीति लाई थी दोस्तों, मतलब थोड़े दिन पहले ये लॉन्च हुई थी, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। अब देखो ये एक योजना लाई गई थी। इसमें क्या था कि 2022-23 तक हमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की क्षमता को राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है ना। इसी के तहत इस बार के बजट में 1426 मेगावाट तो पवन ऊर्जा स्थापना का लक्ष्य रखा गया है कि हम एक साल में इस बार 1426 मेगावाट तो पवन ऊर्जा बनाएंगे। और दूसरा 4885 मेगावाट सौर परियोजनाओं की स्थापना में, सौर परियोजना कितनी लगाई जाएंगी? 4885 मेगावाट की सौर परियोजनाएं लगाई जाएंगी। ठीक है, तो ये इस बार के बजट में लक्ष्य रखा गया है। आपको यहाँ याद रखना है कि कुसुम योजना किससे रिलेटेड है? किसानों को सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, नवीकरणीय ऊर्जा, है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए लाई गई है ये योजना। ठीक है, अब है गांधी दर्शन म्यूजियम। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर जयपुर में महात्मा गांधी केंद्र की स्थापना होगी। एक तो देखो दोस्तों, इस साल 2020 में गांधी जी की 150वीं जयंती चल रही है और 150वीं जयंती के अवसर पर इस बार के बजट में क्या किया गया है कि जयपुर में महात्मा गांधी केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें गांधी दर्शन म्यूजियम बनेगा जयपुर में, एक ना, एक तो महात्मा गांधी केंद्र बनेगा और एक क्या बनेगा? गांधी दर्शन म्यूजियम। और एक और व्यवस्था की गई है, सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन बनेंगे। सारी जो पंचायत समिति के मुख्यालय है वहाँ पे अंबेडकर जी के नाम से भवन बनाए जाएंगे। तो गांधी दर्शन म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? जयपुर में बनाया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर का नया नाम कर दिया गया है स्वर्गीय श्री गुरुशरण छाबड़ा विश्वविद्यालय। अब देखो दोस्तों, ऐसे एक तो दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस विद्यालय का नाम बदला गया है? तो कौन से का बदला गया है? सूरतगढ़ गंगानगर वाले महाविद्यालय का। और क्या नाम रखा गया है? श्री गुरुशरण छाबड़ा विश्वविद्यालय। अब ये गुरुशरण छाबड़ा कौन थे? गुरुशरण छाबड़ा ने शराबबंदी के लिए दोस्तों आमरण अनशन किया था, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके नाम पे इनका, इस विश्वविद्यालय का नाम गुरुशरण छाबड़ा विश्वविद्यालय रखा गया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे बजट के बारे में आपको बताई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक वीडियो और बनाऊंगी बजट पे, उसमें राजस्थान का बजट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर वीडियो में कोई कमी लगती है या फिर वीडियो में कुछ पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।